हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का पार्ट 2 देखेंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 सवालों को किया था और इस पार्ट 2 में भी हम लोग 30 सवालों को करेंगे। मतलब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे, पिछले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद इसमें पार्ट 3 भी आएगा और पार्ट 4 भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट्स अभी आगे और आने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, या फिर बोल दो क्लोरोफॉर्म में निषेधक गुण यानी कि एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी की खोज किसने की? दोनों का आंसर एक ही आएगा, सेम ही होगा। तो ये 4 विकल्प है आपके सामने, 4 ऑप्शंस हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, वरना इसका आंसर आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए और इसका आंसर आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा जाते जाते। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। निम्न में किसे मार्श गैस कहा जाता है? पार्ट 1 में मैंने आपसे कहा था मार्श गैस बोलते हैं मीथेन को। मीथेन को ही मार्श गैस बोलते हैं क्योंकि मार्शी प्लेस पर ये गैस पाई जाती है। जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ ये गैस पाई जाती है, साथ में जो कोल माइंस होते हैं वहाँ भी ये गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। द्रवीभूत प्राकृतिक गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, शॉर्ट में लिखते हैं LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? क्या हुआ यहाँ पर? जो नेचुरल गैस होती है, जो प्राकृतिक गैस होती है, उसको ठंडा करके द्रव बना दिया, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, अवस्था में परिवर्तन कर दिया। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अवस्था बदल गया तो क्या हुआ? जो कंपोनेंट है वो तो वही है तो नेचुरल गैस ही। तो नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ये भी मैंने आपसे पार्ट 1 में चर्चा किया हुआ था। 70 से लेकर के 90% तक मीथेन ही इसमें होती है, मीथेन गैस। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली प्राकृतिक गैस बोल दे या फिर द्रवीभूत प्राकृतिक गैस बोल दे, मुख्य घटक के तौर पर, मुख्य घटक के रूप में 70 to 90% मीथेन गैस होती है। निम्न में कौन एक विषैला द्रव है जिसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है? निम्न में कौन एक विषैला द्रव है, पॉइजनस लिक्विड है, जिसे वुड एल्कोहल भी कहा जाता है? इसके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है पार्ट 1 में। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल को ही हम लोग मेथनॉल बोलते हैं। मिथाइल एल्कोहल को ही हम लोग मेथनॉल बोलते हैं। एल्कोहल फैमिली का यह पहला मेंबर है, CH3OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जहरीली शराब बोलते हैं। इसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, व्यक्ति मर भी सकता है। वुड एल्कोहल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको एक बार प्राप्त किया गया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, यानी लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा। लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा क्या होता है? इसमें लकड़ी को हवा के अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म किया गया और वहाँ से मेथनॉल सेपरेट हो गया, इसलिए इसे वुड एल्कोहल कहा जाता है। तो यह है मिथाइल एल्कोहल। एक है इथाइल एल्कोहल, जिसे हम लोग एथेनॉल बोलते हैं, एल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर। फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। यह है एथेनॉल, जिसे हम लोग पीने वाली शराब बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाइन। जो वाइन आप जानते हो, जो शराब आप जानते हो, उसमें क्या होता है? ये एथेनॉल होता है। ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा तो ये भी हानिकारक हो जाएगा, बट ये पॉइजनस नहीं है। एथेनॉल पॉइजनस नहीं है, तो वाइन में यही एथेनॉल होता है, पानी के साथ यही एथेनॉल मिक्स होता है। तो मेथनॉल जहरीली शराब है, ना कि एथेनॉल। तो एथेनॉल बोल दो या फिर इथाइल एल्कोहल बोल दो। इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल के संदर्भ में गलत कथन चुने। इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल, जो अभी आपने देखा, एल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर CH3CH2OH, यही हो गया हमारा इथाइल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। ये ज्वलनशील है, यानी कि दहनशील है, तो ये सही है। मेथनॉल और एथेनॉल दोनों ही दहनशील है। इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। मेथनॉल जहरीली शराब है, एथेनॉल नहीं। तो एथेनॉल का इस्तेमाल जो है शराब के रूप में किया जाता है, प्योर फॉर्म में नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि 100% एकदम प्योर होगा एथेनॉल, ये बहुत ही घातक होता है। पानी के साथ मिला करके कुछ ना कुछ मात्रा में पानी उसमें होता ही है। तो वाइन में या फिर जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें कितने प्रतिशत में अल्कोहल होंगे? 8%, 10%, 20%, 40%, 90%, कितने होंगे? ये डिसाइड किया जाता है कंट्री बाय कंट्री, गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई कितना प्रतिशत अल्कोहल आपको किस में डालना है। तो ये सही है। इसका औद्योगिक उत्पादन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सी हमारा आंसर। विद्युत अपघटन द्वारा नहीं होता है, किण्वन द्वारा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन द्वारा ईस्ट का इस्तेमाल करके प्राप्त किया जाता है एथेनॉल को।
जैसे यहाँ देखो स्टार्च है, स्टार्च को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एथेनॉल में ईस्ट खमीर जो कि कवक है। इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन बोलेंगे। तो ऐसे प्राप्त होता है एथेनॉल। अब यहाँ ग्लूकोज के लिए या फिर बोल दो स्टार्च के लिए कभी चावल का इस्तेमाल किया जाता है, कभी अंगूर का, कभी चुकंदर का, कभी बार्ले का। तो अलग अलग पेय में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बट होता फर्मेंटेशन के द्वारा ही है। ये प्रोसेस उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवाया जाता। इसका उपयोग ईंधन के साथ किया जाता है ताकि वातावरण प्रदूषण कम हो। इसका इस्तेमाल, एथेनॉल का इस्तेमाल फ्यूल को क्लीन करने के लिए किया जाता है, यानी कि ईंधन को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। ईंधन को स्वच्छ करना, क्लीन करना का मतलब ये हो गया कि प्रदूषण कम करेगा, जलने के बाद प्रदूषण कम करेगा। क्योंकि जो एथेनॉल है ये ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा देता है। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के कारण क्या होता है कि फ्यूल अच्छी तरह से जल पाता है। पेट्रोल, डीजल, इन सारी चीज़ों में एथेनॉल को इसीलिए मिक्स किया जाता है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा दे। इससे क्या होगा, इंजन में फ्यूल अच्छे से जल पाएगा, पूरी तरह से जल पाएगा। जितने अच्छे से जलेगा वातावरण प्रदूषण उतना ही कम होगा। तो ये भी सही है, सी हमारा आंसर। निम्न में कौन स्वाद में मीठा है और इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कारों के रेडिएटर में किया जाता है? ये स्वाद में मीठा है, यहाँ देख सकते हो ये लिक्विड है, ये क्या है? रंगहीन है। ये रंगहीन है, स्वाद में मीठा है लेकिन ये टॉक्सिक है। ठीक है, स्वाद में मीठा है लेकिन जहरीला है। इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में कारों के रेडिएटर में किया जाता है। यह इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए, रेडिएटर का काम होता है इंजन को ठंडा रखना। इंजन में ईंधन जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, तो इससे इंजन गर्म हो जाता है। तो रेडिएटर का काम होता है कि ईंधन को ठंडा रखना, वहाँ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेना, ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये रेडिएटर का काम होता है। इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठंडे प्रदेशों में टेम्परेचर अगर माइनस में चला गया तो ऐसा हो सकता है रेडिएटर में ये पानी जम जाए, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए इस पानी के साथ क्या होता है कि एंटी फ्रीज को मिला दिया जाता है। एंटी फ्रीज नाम से ही क्लियर है, एंटी फ्रीज के विरुद्ध में ये काम करेगा, मतलब जमने नहीं देगा। ये जो भी एंटी फ्रीज है ये जमने नहीं देगा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही एंटी फ्रीज को मिलाया, अब ये जो पूरा मिक्सचर है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम टेम्परेचर पर जमेगा। तो तापमान को काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा इस पूरे मिक्सचर को जमने के लिए। तो एंटी फ्रीज के रूप में कई सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल भी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लाइकोल फैमिली क्या होता है? ग्लाइकोल फैमिली जो होगा उसमें आपको 2 OH दिखेगा, 2 OH दिखेगा 2 अलग अलग कार्बन पे। ग्लाइकोल फैमिली के हर मेंबर में आपको 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यानी कि 2 OH ग्रुप्स आपको जरूर दिखेंगे, वो भी 2 अलग अलग कार्बन पे, 2 अलग अलग कार्बन पे। तो यहाँ देखो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यहाँ भी आपको 2 OH तो मिलेंगे ही, 2 OH तो आपको मिलेंगे ही, और 2 अलग अलग कार्बन पे मिलेंगे, 2 अलग अलग कार्बन पे मिलेंगे। तो बस हो गया, यही इथाइलिन ग्लाइकोल है। एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन लगा दिया मैंने यहाँ पे, सीसी सिंगल बॉन्ड। और क्योंकि ग्लाइकोल फैमिली का है तो इन दोनों ही कार्बन पर, अब क्योंकि 2 ही कार्बन है और हमें 2 OH लगाने हैं तो इसी दोनों पर लगेंगे ये दोनों OH। तो ये हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर कार्बन देखो 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारा CH2OH, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। ग्लिसरॉल के बारे में हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। मेथनॉल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, इथाइल अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ग्लिसरॉल के संदर्भ में असत्य कथन चुने। इसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है, ये सही है। ग्लिसरॉल बोल दो या फिर ग्लिसरीन बोल दो, बात एक ही है। वसा अम्लों के साथ संयोजित होकर यह वसा का निर्माण करता है। जो वसा आप जानते हो, फैट जानते हो, उसमें क्या सब होता है? एक तो आपका ग्लिसरॉल होता है और दूसरा वसीय अम्ल होता है। तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों मिल करके बनाते हैं वसा, फैट। तो ये भी सही है। इसके अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, तो ये भी सही है। देखो, अभी आपने देखा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये था। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, CH2OH। अब देखो
ग्लिसरॉल का फॉर्मूला लिखना बहुत ही आसान है। ABCD का कैपिटल E लिख दो, यहाँ पर ABCD का कैपिटल E लिख दो और यहाँ पर OH लगा दो। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक और CH2 जोड़ दो और यहाँ पर OH लगा दो, हो गया ग्लिसरॉल। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ, 4 और 1 OH के साथ, तो यहाँ पर आपको 1 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। हो गया हमारा ये ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। या फिर आप ऐसे याद रख दो, ऐसे याद रख लो कि कैपिटल E बनाना है और OH लगा देना है। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और हाइड्रोजन लगाना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में। तो ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। कितने ऑक्सीजन है, 1 2 3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु है। यह स्वाद में मीठा लेकिन जहरीला होता है, गलत हो जाएगा। स्वाद में मीठा लेकिन जहरीला, अभी आपने देखा इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, ये स्वाद में मीठा है बट जहरीला नहीं है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ देख लो आप, ये हमारा ग्लिसरॉल है या फिर ग्लिसरीन, जो अभी आपने देखा, यही फार्मूला मैंने लिखा था। ये ग्लिसरॉल वसीय अम्ल के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, ट्राईग्लिसराइड। इसी को हम लोग फैट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो वसा कैसे बना, एक वसा का अणु बनने के लिए एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसीय अम्ल के अणु चाहिए। 3 वसीय अम्ल, 1 2 3, 3 वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल मिलकर के एक वसा का अणु बनाता है। तो ये ट्राईग्लिसराइड है, ये ग्लिसरॉल है और ये फैटी एसिड है, यानी कि वसीय अम्ल है। तो ऐसे बनता है फैट या फिर बोल दो वसा। ये जो फैटी एसिड है ये क्या होता है, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख लो COOH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ध्यान में रखिएगा। फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब क्या होगा, CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से क्या होगा, लंबी चैन, और आखिरी में जाकर के COOH मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी को आप देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से। अब इतना कौन लिखने जाए, हाँ, इसीलिए ऐसे लाइन रिप्रेजेंटेशन द्वारा हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और हाइड्रोजन कैसे लगाना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो गया लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वसीय अम्ल क्या है, लॉन्ग चैन कार्बोक्सिलिक एसिड है। निम्न में कौन विस्फोटक है, यह है TNB, इसका मतलब होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन। ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन है, इस पर 3 NO2 लगा दो, क्योंकि ट्राई नाइट्रो लिखा हुआ है तो इस पर आप लगा दो 3 NO2, ठीक है, 3 NO2। ये TNB हो गया, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन। यह TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून, टोल्यून भी आप जानते ही हो, पिछले पार्ट में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। ये टोल्यून है और इस पर लगा दो 3 NO2। O2N या NO2 बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून, और यह TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अभी आपने ग्लिसरीन देखा ना, ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है। अभी आपने ग्लिसरीन में क्या देखा कि यहाँ पर OH होता है, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे OH होता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये जो हाइड्रोजन है इसके जगह पर आप NO2 लगा दो, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर NO2 लगा दो, ये हो गया TNG। ये तीनों ही विस्फोटक है, तीनों ही एक्सप्लोजिव है। इन तीनों का इस्तेमाल धमाका करने के लिए होता है, ठीक है। ये तीनों ही एक्सप्लोजिव्स है, तीनों ही विस्फोटक है। निम्न में कौन एक विषैली गैस नहीं है, मस्टर्ड गैस, इसको हम लोग सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं, सल्फर मस्टर्ड भी बोलते हैं। ये जहरीली गैस है, ल्यूसाइड भी है और फॉस्जीन भी है। तो मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड, फॉस्जीन, ये तीनों है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। देखो मस्टर्ड गैस और ल्यूसाइड, इन दोनों को ब्लिस्टर एजेंट भी कहा जाता है। ब्लिस्टर एजेंट क्या करेगा, स्किन पर फोड़े फुंसी करेगा, स्किन पर फोड़े फुंसी करेगा, चेहरे पर स्किन पे ये फुंसी कर देगा, फोड़े फुंसी कर देगा, इसीलिए हम इसे ब्लिस्टर एजेंट भी बोलते हैं। और आंखों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, आंखों में जलन, ठीक है, इरिटेशन, और देखो आंखों का कुछ ऐसा हाल करता है व्यक्ति अंधा भी हो सकता है इस गैस के कांटेक्ट में आने से आंखों का। और उसके बाद फॉस्जीन है, फॉस्जीन फेफड़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इनफैक्ट ये तीनों ही ABC तीनों ही फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, बट फॉस्जीन के बारे में आप ध्यान में रखना कि ये फेफड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड, ये ब्लिस्टर एजेंट है, स्किन और आंखों को ज़्यादा प्रभावित करता है, बट फेफड़ों को ये दोनों गैसेस भी प्रभावित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस नहीं है। निम्न में किसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था।
मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइड, फोस्जिन, इन तीनों का इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। निम्न में किसका उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है? आंसू गैस का भी उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार किया गया था। आंसू गैस का भी उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में ही पहली बार किया गया था। देखो, आंसू गैस के रूप में कई सारे केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन ये 3 केमिकल्स सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर सवाल आया तो ये मानकर चलो इन्हीं 3 में से कोई आपको दिख जाएगा। क्लोरोएसिटोफेनोन, शॉर्ट में CN गैस बोलते हैं, क्लोरोबेंजाइलिडीन, मेलोनोनाइट्राइल, शॉर्ट में CS गैस बोलते हैं, और क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन होता है क्या? देखो, क्लोरोफॉर्म आप जानते हो, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होता है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और इसके जगह पर लगा दो NO2, ठीक है, NO2। देखो, आप O2N लिखो या फिर NO2 ऐसे लिखो, बात एक ही है। मैं ऐसे इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए कि यहाँ बॉन्ड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बना है, बट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच नहीं बना है, ये बना है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। ट्राइक्लोरो नाइट्रो एक कार्बन है, मीथेन, या फिर इसी को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये हो गया क्लोरोफॉर्म और H हटाया, NO2 लगाया तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसी को क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। तो A, B, C इन तीनों का इस्तेमाल आंसू गैस के रूप में होता है। क्लोरोपिक्रीन ये टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये टॉक्सिक होता है। ज़्यादातर आंसू गैस के रूप में इस्तेमाल इन दोनों का होता है, इन दोनों का, A और B का। देखो, यहाँ गैस तो लिखा हुआ है कि भाई आंसू गैस है, लेकिन एक्चुअल में ऑर्डिनरी कंडीशन में सामान्य तौर पर ये गैस होते नहीं है। क्लोरोपिक्रीन लिक्विड है और A और B सॉलिड है, ठोस है। A और B ठोस है और क्लोरोपिक्रीन द्रव है, लेकिन बोलते हैं हम आंसू गैस है, गैस बोलते हैं। स्प्रेयर के माध्यम से, फॉग जनरेटर के माध्यम से इनको हवा में डिस्पर्स किया जाता है। आंसू गैस का इस्तेमाल होता है भीड़ भाड़ को इधर उधर करने के लिए। कहीं पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सबको छितराना है, तितर बितर करना है, डिस्पर्स करना है, तो आंसू गैस छोड़ दो, सब आंखों को मलते हुए भागेंगे इधर उधर, इसीलिए आंसू गैस का इस्तेमाल होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत लोग साइनाइड बोल देते हैं, साइनाइड नहीं याद रखना है आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट ध्यान में रखना है। शॉर्ट में MIC बोला जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। यह एक विषैली गैस नहीं है, ये गलत हो जाएगा, हमें गलत ही चूज करना है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। यह एक विषैली गैस है, तो ये सही है। 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में, 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाना, जो कि खेतों में छीटे जाने वाले कीटनाशक का निर्माण करता था, वहीं से इस गैस का रिसाव हुआ था और रातों रात 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से ये जाना जाता है। भोपाल के अंदर हुआ था, यूनियन कार्बाइड कारखाने में हुआ था गैस का रिसाव, तो भोपाल गैस त्रासदी में इसी गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का रिसाव यूनियन कार्बाइड कारखाने से हुआ था। तो B, C, D सही है, ए गलत है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट ये जल में उतना घुलनशील नहीं है, थोड़ा बहुत घुलनशील है, लेकिन जल के साथ अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती है, बहुत ही तेज अभिक्रिया होती है, बहुत ही खतरनाक अभिक्रिया होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। पानी और मिथाइल आइसोसाइनेट की जो अभिक्रिया होती है उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसमें क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट है। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट ऑर्डिनरी कंडीशन में, सामान्य अवस्था में क्या है कि लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, और जब इसमें पानी मान लो मिला दिया तो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होने लग जाती है, बहुत तेज अभिक्रिया होती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। मतलब क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अगर हीट को बाहर नहीं निकाला गया तो क्या होगा, थोड़ी ही देर में ये मिथाइल आइसोसाइनेट बॉयल करने लगेगा और ये कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में, गैस में। यही हुआ था यूनियन कार्बाइड कारखाने में कि पानी मिक्स हो गया था मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ, पानी मिक्स हो गया, काफ़ी तेज अभिक्रिया हुई, ऊष्मा निकली, लगभग 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट को स्टोर किया गया था 3 कंटेनर के अंदर। तो अभिक्रिया होने के बाद बहुत सारी ऊष्मा निकली, पूरा कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, मिथाइल आइसोसाइनेट बॉयल करने लगा और ये गैस में कन्वर्ट होने लगा। अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये कंटेनर क्रैक करने लगा और यहाँ से गैस लीक होने लगी। तो ऐसा कुछ हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। बाकी इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। निम्न में कौन एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है?
निम्न में कौन एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है? ये है LSD। LSD फुल फॉर्म क्या होता है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड ये बनता किससे है? लाइसर्जिक एसिड से। लाइसर्जिक एसिड कहाँ से प्राप्त होगा? कवक से प्राप्त होता है। जो कवक अनाजों पर उगता है, ग्रो करता है, उसी कवक से लाइसर्जिक एसिड प्राप्त होता है और इसी की मदद से ये कंपाउंड, ये ड्रग बनाया जाता है, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये जो LSD है, इसका उत्पादन करना, इसको स्टोर करना, इसका उपयोग करना दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में ये इलीगल है, गैर कानूनी है, बैंड है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। इसका यूज किया जाता है भ्रम नशे के लिए किया जाता है। इनफैक्ट इसमें भी क्या होता है? नशा होता है। जैसे कि हीरोइन, कोकीन, इन सब में होता है नशा होता है, ऐसे ही इसमें भी नशा होता है। सपनों की दुनिया में ले जाएगा जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और भी तरह के काफ़ी सारे इफेक्ट्स होते हैं इनके। यहाँ तो बस एक लिखा हुआ है कि भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है। आपने देखा होगा फिल्मों में हीरोइन, कोकीन इन सब का इस्तेमाल करते हुए, वहाँ आप पाउडर देखते हो, ठीक है, वहाँ आप काफ़ी सारे पाउडर देखते हो जिसे लिया जाता है। यहाँ देखो ये पेपर है LSD पेपर, ये तो फिर भी आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। बहुत ही छोटा अमाउंट में लिया जाता है, बहुत ही छोटा अमाउंट में लिया जाता है और ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है इसका ब्रेन के ऊपर। तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है। एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये क्या है? इसका इस्तेमाल किया जाता है बुखार को कम करने के लिए। बॉडी में पेन है, शरीर का दर्द है, उसको कम करने के लिए, सिर में दर्द है, उसको कम करने के लिए एस्पिरिन, पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है। आपने डिस्प्रिन सुना होगा, पैरासीटामोल तो आप जानते ही हो। डिस्प्रिन आपने सुना होगा, डिस्प्रिन टैबलेट का पहले ऐड भी आता था, अब नहीं आता है मेरे ख्याल से। तो जो ये डिस्प्रिन है वो एस्पिरिन ही है, मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से बिक रहा है ये एस्पिरिन। तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल ये दोनों ही जो दवा है ये शरीर का दर्द, सिर का दर्द, बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। पैराल्डिहाइड ये स्लिप को इंड्यूस करता है, ठीक है, ये क्या है? स्लिप को इंड्यूस करता है। जैसे कोई व्यक्ति नर्वस है, टेंशन में है, काफ़ी उथल पुथल मच रहा है उसके दिमाग में, तो पैराल्डिहाइड दो, रिलैक्स हो जाएगा और नींद आने लग जाएगी। तो नींद लाने वाली एक तरह से बोल सकते हो कि ये दवा है पैराल्डिहाइड। निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है। निश्चेतक क्या होता है? मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया हुआ है। जैसे मान लो सर्जरी करना है, तो सर्जरी करना है, शरीर के किसी हिस्से पर कट लगाना है, तो वहाँ पर एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है ताकि ये पूरा एरिया क्या हो? सुन्न हो जाए। जो मरीज है उसको पता ना लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको पेन नहीं होगा, कुछ एहसास नहीं होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये पूरा जो पार्ट है ना वो सुन्न हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए निश्चेतक का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बताना है कि किसका नहीं होता, किसका उपयोग नहीं होता है निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफॉर्म भी होता है, डाई इथाइल ईथर भी होता है। ABC तीनों का होता है, पायरीन नहीं होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और ये जो पायरीन है ना ये होता है CCl4, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये CHCl3 है और ये है CCl4। इसका इस्तेमाल होता है आग बुझाने में, फायर एक्सटिंक्शन में। आग बुझाने के लिए पायरीन का इस्तेमाल होता है, CCl4 का इस्तेमाल होता है। ये नॉन इन्फ्लामेबल है, ठीक है, दहनशील नहीं है। उसके बाद यहाँ देखो ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर में आपको एक ऑक्सीजन दिखेगा जिसके दोनों साइड आपको अल्काइल ग्रुप दिखेगा। ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं ईथर। ईथर में क्या होगा? एक ऑक्सीजन एटम जिसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप मैं बोल रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप बोल दो या फिर बोल दो एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप क्या होता है? ये एल्केन आप जानते हो, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। तो एल्केन से आपको क्या करना है? एक हाइड्रोजन गायब कर देना है, जो बचेगा ना वही हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया मीथेन, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर आप उड़ा दो यहाँ से तो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। ये हो गया मिथाइल ग्रुप, इसी को बोलेंगे अल्काइल ग्रुप। ऐसे ही C2H6 ये क्या है? इथेन है। इथेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ा दो तो ये C2H5 बचेगा। ये हो गया इथाइल ग्रुप जो कि अल्काइल ग्रुप का ही ये मेंबर है। तो यह है डाई इथाइल ईथर। तो ऑक्सीजन एटम तो आएगा ही और इथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा,
जो यहाँ पर मैंने लिखा C2H5, तो C2H5 मैंने लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ डाई इथाइल लिखा हुआ है, तो ये डाई इथाइल ईथर हो गया। डाई इथाइल ईथर, आमतौर पर इसे ईथर सिंपली कहा जाता है। जैसे जब हम अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल में तो बहुत सारे मेंबर हैं, मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, लेकिन जब हम एथेनॉल बोलते हैं, माफ़ करना, जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो हमारा मतलब एथेनॉल से होता है। अगर कहीं पर मेथनॉल बोलना है तो वहाँ पर मेथनॉल ही बोलना पड़ेगा, प्रोपेनॉल ही बोलना पड़ेगा, लेकिन सिंपली अगर अल्कोहल बोला जाता है तो वहाँ पर हमारा मतलब एथेनॉल से होता है। ऐसे ही अगर सिर्फ ईथर कहा गया है तो हमारा मतलब डाई इथाइल ईथर से होता है। हमारा मतलब किससे होता है? डाई इथाइल ईथर से होता है। बाकी ईथर के अंदर और भी सदस्य हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर दोनों साइड लगा दे मिथाइल ग्रुप CH3 एंड CH3, तो ये डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल होना चाहिए, इधर मिथाइल इधर इथाइल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर R' और R लिखा है, यानी कि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। R' बराबर भी हो सकता है। तो अल्काइल ग्रुप का मतलब आपने यहाँ पर समझा कि अल्केन से एक हाइड्रोजन उड़ाएंगे तो अल्काइल ग्रुप या फिर बोल दो अराइल ग्रुप बनेगा। मैं इस पूरे को इरेज करता हूँ, ठीक है, मैं इस पूरे को मिटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ और भी बताने हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, डाईइथाइल ईथर, इथाइलिन, इथाइन या फिर एसिटाइलिन, ये एथाइलिन है, CC डबल बॉन्ड, ये इथाइन है, CC ट्रिपल बॉन्ड, इसी को हम लोग एसिटाइलिन बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड और क्लोरीटोन। इन सब का इस्तेमाल होता है एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में, निश्चेतक के रूप में, तो इन सब को आप ध्यान में रख सकते हो। क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर ना बेहोशी होता है, क्लोरोफॉर्म सूंघा करके आप किसी को बेहोश कर सकते हो। ये देखो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड को इस रुमाल पर लगा करके किसी के नाक पे डाल दो तो वो बेहोश हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल इसलिए भी होता है। आयोडोफॉर्म के बारे में गलत कथन चुने। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या था? CHCl3 था। यहाँ आयोडोफॉर्म है तो Cl3 हटा दो और I लगा दो, CHI3 लगा दो, ये हो गया आयोडोफॉर्म। ये देखो, ये वाइट येलो कलर का पाउडर होता है, येलो क्रिस्टलाइन येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर का सॉलिड होता है, ऐसे बोल सकते हो। इसको जब गर्म किया जाएगा आयोडोफॉर्म को तो आयोडीन प्राप्त होता है, कार्बन प्राप्त होता है, आयोडीन का सॉलिड प्राप्त होगा, कार्बन का सॉलिड प्राप्त होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होगा जो कि अम्ल है। तो ये सही है। यह एक निस्संक्रामक है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है और यह रंगहीन पदार्थ है। गलत हो जाएगा, देख ही रहो, ये पीला कलर का पदार्थ है, डी हमारा आंसर। निम्न में किसका उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में पायरीन का इस्तेमाल होता है। पायरीन बोले तो टेट्रा क्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। निम्न में किसका उपयोग निस्संक्रामक के रूप में और मृत शरीर के संरक्षण में प्रयुक्त होता है? यानी कोई डेड बॉडी है, निस्संक्रामक का मतलब तो आपने समझा, डिसइंफेक्टेंट के रूप में बैक्टीरिया फंजाई इन सबको मारने के लिए। और उसके बाद मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, उसको क्या करना है कि बचा कर रखना है, कुछ दिनों तक बचा कर रखना है, उसको सड़ने नहीं देना है, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा फॉर्मेलिन। जैसे यहाँ देखो, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, इसको डाला गया है फॉर्मेलिन में, फॉर्मेलिन है और उसमें डाला गया है इस ब्रेन को ताकि ये खराब ना हो, डिकम्पोज ना हो, तो इस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर्मेलिन क्या होता है? जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये हमने ले लिया 100 ml पानी, इसमें डाल दो आप 37 से 40 ml फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। ये जो पूरा आपके पास सोल्यूशन मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, इसी को फॉर्मेलिन बोलेंगे। तो फॉर्मेलिन कुछ नहीं है, एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन है, जल और फॉर्मल्डिहाइड का जो मिश्रण है उसी को हम लोग फॉर्मेलिन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 5 से 8% एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, मतलब 100 ml पानी में 5 से 8 ml आप डाल दो एसिटिक एसिड तो वो सिरका कहलाएगा। वैसे यहाँ पर है 100 ml पानी में आपने इतना ml डाल दिया फॉर्मल्डिहाइड तो वो फॉर्मेलिन कहलाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? बस 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो और ऐसे जोड़ दो, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखना है और ऐसे जोड़ देना, हो गया। डैश के जमा हो जाने से मानव गुर्दे में यानी कि ह्यूमन किडनी में पथरी की समस्या हो जाती है। किडनी स्टोन आपने सुना होगा, किडनी में स्टोन हो जाना क्यों होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण।
कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। निम्न में किसका उपयोग निश्चेतक और नींद को प्रेरित करने के लिए किया जाता है? मतलब इसके इस्तेमाल से क्या होगा, नींद आएगा, और निश्चेतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, इसी को क्लोरोब्यूटेनॉल भी कहा जाता है, क्लोरोब्यूटेनॉल। देखो यहाँ ब्यूट आया है, यहाँ ब्यूट आया है तो कार्बन कितने, 4। ब्यूट प्रीफिक्स के लिए कार्बन कितने, 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर एक कार्बन है, ये CH3, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, और एक कार्बन यहाँ पर है। यहाँ पर ओल आया है, OL, तो एक OH यहाँ पर आएगा, और इस वाले कार्बन के साथ ना 3 क्लोरीन लगा दो। यही होता है क्लोरोब्यूटेनॉल या फिर क्लोरीटोन। इसी का इस्तेमाल होता है नींद को प्रेरित करने के लिए, नींद लाने के लिए, और निश्चेतक के रूप में भी। यूरोट्रोपिन या हेक्सामाइन का उपयोग किया जाता है। यूरोट्रोपिन को हेक्सामाइन भी कहा जाता है और यूरोट्रोपिन को मिथेनामाइन भी कहा जाता है। मिथेनामाइन भी कहा जाता है, मिथेनामाइन, हेक्सामाइन, यूरोट्रोपिन, कुछ भी बोल दो। इसका इस्तेमाल उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में? मूत्र नली में संक्रमण हो जाए उसके उपचार में। तो ए सही है। देखो यू से यूरिन होता है, यू से यूरिन होता है और यू से यूरोट्रोपिन होता है। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो। तो यूरिनरी डक्ट के, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल होता है। साथ में RDX के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल होता है। ये RDX विस्फोटक है, इसमें भी इस्तेमाल होता है, और ठोस ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। फॉस्जीन है, फॉस्जीन है कार्बोनिल ब्रोमाइड, गलत हो जाएगा। फॉस्जीन है कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ लगा दो क्लोरीन। यह है कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये भी नहीं है। रंगीन गैस है, ये भी गलत हो जाएगा। ये रंगीन नहीं है, ये कलर्ड नहीं है, ये कलरलेस है, रंगहीन है। यह है गंधहीन गैस, ये भी गलत हो जाएगा। इसके पास गंध है, इसके पास गंध है। यह जहरीली गैस, ये सही है। फॉस्जीन का इस्तेमाल भी वर्ल्ड वार 1 में किया गया था काफ़ी ज़्यादा। निम्न में कौन मधुमेह के रोगियों के मूत्र में अधिक पाई जाती है? जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, यानी जिनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है, इंसुलिन का लेवल कम होता है, यानी जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनके मूत्र में डिटेक्ट होता है एसिटोएसिटिक एसिड। बी हमारा आंसर। देखिए एसिटोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है ना। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा किया एल्काइल ग्रुप के बारे में। यहाँ पर देख लो एसिटाइल ग्रुप के बारे में। वहाँ था एल्काइल ग्रुप, यहाँ है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग COCH3 को। ये होता है हमारा एसिटाइल ग्रुप, COCH3, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, एसिटोएसिटिक अम्ल। तो एसिटिक एसिड जो है ना, इसमें इस वाले में से एक हाइड्रोजन को उड़ा दो और इसको जोड़ दो वहाँ पर, यानी COOH है, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2, और इसी में क्या करना है आपको, जोड़ देना है ये COCH3। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर था, एक हमने हटा दिया यहाँ से, 2 हाइड्रोजन रहने दिया, और एक हाइड्रोजन जो हटाया उसके स्थान पर हमने ये पूरा एसिटाइल ग्रुप लगा दिया। यही हो गया हमारा एसिटोएसिटिक एसिड। यहाँ पर भी यही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर आपका CH2 है, तो COOH ये हमारा हो गया COOH। उसके बाद ये है CH2, ये हमारा CH2, उसके बाद COCH3, तो COCH3। तो ऐसे तोड़ करके ना आप ध्यान में रख सकते हो। एसिटोएसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड में हम लोगों ने एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया। एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन बोल दो या फिर एसिटाइलिन बोल दो। ये क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। सैलिसाइलिक एसिड, ये देखिए आप, ये है बेंजोइक एसिड, इसी पर आप OH लगा दो, ये आपका सैलिसाइलिक एसिड हो गया। ये क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड हो गया। मान लीजिए यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर मैंने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, COCH3। ये आप जानते हो क्या हो गया, ये एस्पिरिन हो गया। जो मैंने आपसे कहा था ना कि डिस्प्रिन जो है वो एस्पिरिन ही है, मार्केट में डिस्प्रिन नाम से बिकता है एस्पिरिन।
जो कि सिर दर्द को कम करने के लिए, बॉडी दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपका हो गया एसिटाइल, माफ़ करना, एस्पिरिन। हालांकि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोल सकते हो आप, क्या ये एस्पिरिन है। मैंने क्या किया यहाँ पे, सैलिसाइलिक एसिड में से जो OH लगा था OH पर उसको हटाया और एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। पिक्रिक अम्ल के ऊपर हम लोग देखते हैं आगे सवाल को। एक सवाल मैंने इस पर लिया हुआ है, टोल्यून के संदर्भ में कौन असत्य है। टोल्यून क्या होता है, ये होता है। तो इसका उपयोग TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यून विस्फोटक के निर्माण में और विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है। तो ये सही है, सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में ये टोल्यून का इस्तेमाल होता है। पेंट में इस्तेमाल होता है विलायक के रूप में, जो परमानेंट मार्कर होता है उसमें होता है, प्रिंटिंग इंक जो होता है उसमें होता है। तो कई सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है विलायक के रूप में होता है। यह जल में अघुलनशील रंगहीन द्रव है। जो टोल्यून है ये कलरलेस है और जल में नहीं घुलता, वाटर इनसोल्यूबल है, ये भी सही है। IUPAC नाम इथाइल बेंजीन है, गलत हो जाएगा। देखो CH3 लगा है ना, मैंने अभी आपसे कहा एल्काइल ग्रुप, जब मैं आपको बता रहा था कि CH3 मिथाइल होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ मिथाइल ही लगा हुआ है ना, तो मिथाइल और ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, तो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। तो ये गलत हो जाएगा, सी हमारा आंसर। इसका उपयोग ईंधन में भी होता है, तो ये सही है। टोल्यून जो है ये दहनशील है, फ्लेमेबल है। डैश का उपयोग अनेक रंजकों के उत्पादन में होता है। अनेक रंजकों के उत्पादन में, अनेक डाइज के उत्पादन में होता है, ये है एनिलीन। एनिलीन को पहली बार प्राप्त किया गया था नील के भंजन आसवन से। जैसे आपने देखा लकड़ी के भंजन आसवन से वुड अल्कोहल, मेथनॉल प्राप्त हुआ, वैसे ही नील के भंजन आसवन से एनिलीन प्राप्त हुआ था पहली बार। नील को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इंडिगो, इंडिगो। तो ये जो नील है जिसके भंजन आसवन से एनिलीन प्राप्त हुआ, ये नील प्लांट से मिलता है, ये नील प्लांट से मिलता है। उस प्लांट का नाम है एनील, वैज्ञानिक नाम होता है इंडिगो, इंडिगोफेरा सफ्रुटिकोसा, सफ्रुटिकोसा, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। और इसी एनील से एनिलीन नाम पड़ा है, बी हमारा आंसर। निम्न में कौन एक विस्फोटक अम्ल है, कौन एक विस्फोटक अम्ल है, ये है पिक्रिक अम्ल, बी हमारा आंसर। देखो क्या है ये, ट्राई नाइट्रोफेनॉल, 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3, ट्राई नाइट्रो। और फेनॉल क्या होता है, मतलब ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, ये फेनॉल है, इसी पर 3 नाइट्रो लगा दिया गया है, तो ट्राई नाइट्रोफेनॉल। पिक्रिक अम्ल ये विस्फोटक अम्ल है, बी हमारा आंसर। निम्न में किसका उपयोग दर्द निवारक दवा जैसे एस्पिरिन के निर्माण में किया जाता है। एस्पिरिन के निर्माण में किसका उपयोग किया जाएगा, सैलिसाइलिक अम्ल। मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया इस पे, सैलिसाइलिक एसिड, ये क्या है, यही है सैलिसाइलिक एसिड। बेंजीन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दो, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा दो, ये सैलिसाइलिक एसिड है। मैंने आपसे कहा एसिटाइल ग्रुप के बारे में, जो एसिटाइल ग्रुप होता है COCH3, इसी को क्या करना है कि हाइड्रोजन हटा करके और यहाँ पर लगा देना है COCH3, यही आपका एस्पिरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्पिरिन हो जाएगा। इससे पहले क्या था, इसको जोड़ने से पहले क्या था, ये सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। हमने क्या करा, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, तो अब इसका नाम हो जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, जब हम एसिटाइल ग्रुप लगा देते हैं तब इसी को एस्पिरिन कहा जाता है। या तो ये बोल दो या फिर बोल दो एस्पिरिन, ए हमारा आंसर। निम्न में किसे मिर्बेन का तेल भी कहा जाता है, मिर्बेन का तेल, मिर्बेन का तेल नाम से बिकता है, ये देखो लिखा हुआ है ऑयल ऑफ मिर्बेन, तो ये मार्केट में बिकता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन मार्केट में मिर्बेन का तेल के नाम से भी बिकता है। नाइट्रोबेंजीन फार्मूला लिख लोगे आप, स्ट्रक्चर बना लोगे आप, ये बेंजीन है, इस पर क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप लगा देना है, हो गया। डैश एक रंगहीन बादाम की गंध वाला, यानी कि जो स्मेल है, जो गंध है वो है एलमंड जैसा, बादाम के जैसा, और इसका उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट मसाला बनाने में। एक्चुअल में ये है एक फ्लेवरिंग एजेंट, यानी इसका इस्तेमाल एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में होता है, फ्लेवर देने के लिए। ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड,
क्या होगा स्ट्रक्चर, बेंजीन पर आपको लगा देना है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो कि होता है CHO। ये है बेंजल्डिहाइड, ये है फ्लेवरिंग एजेंट। स्वादिष्ट मसाला बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका गंध होता है एलमंड जैसा। निम्न में किसे एसिटाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। एसिटाइलिन बोल दो या फिर एसिटिलीन बोल दो, ये होता है इथाइन। इथाइन क्या है? CH ट्रिपल बाउंड CH, एल्काइन का पहला मेंबर, एल्काइन का पहला मेंबर, यह है इथाइन। इसी को एसिटाइलिन बोलते हैं। और ये जो इथाइलिन है ना, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कंफ्यूज मत करना, इथाइलिन को एसिटाइलिन नहीं बोलते हैं, इथाइन को बोलते हैं। एसिटाइलिन का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में किया जाता है। एसिटाइलिन भी दहनशील है, एसिटाइलिन भी दहनशील है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन यानी ऑक्सीजन गैस के साथ एसिटाइलिन गैस को मिक्स करके वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, कटिंग एंड वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी होता है और कच्चे फलों को पकाने में भी होता है। तो इनमें से सभी में होता है। अब आखिरी में उस सवाल का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की। CHCl3 सुंघा करके बेहोश करने वाला ये लिक्विड है और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन है ये, इसकी खोज की सिम्पसन ने। डी हमारा आंसर, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने खोज की क्लोरोफॉर्म की। ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में कुछ और सवालों के साथ, कुछ और कंपाउंड्स के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लाइक करोगे तो मैं केमिस्ट्री जो भी बचा हुआ है करवाना, NCERT में मैंने जो करवाया था उसके अलावा जो बचा हुआ है वो सारे मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बट आपको करना पड़ेगा लाइक। थैंक यू सो मच।